हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। आपका यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा में आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे 3 अगस्त का महत्वपूर्ण घटनाक्रम को विशेष रूप से हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? अब बताइए, स्वतंत्रता सेनानी है पिंगली वेंकैया, जो आज भी हमें विशेष रूप से याद किया जाता है। बताइए, उन्होंने हैदराबाद की आज़ादी में मदद की थी, या उन्होंने गोवा की आज़ादी में मदद की थी, या भारतीय ध्वज की डिज़ाइन तैयार करने में, या राष्ट्रगान के संगीत को तैयार करने में? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था। पिंगली वेंकैया का जो जन्म दिवस था, ये आप देख पा रहे, ये है पिंगली वेंकैया 2 अगस्त को, और इनका जन्म हुआ था 1876। 4 जुलाई 1963 को इनकी मृत्यु हो गया। इनका जो है 2 अगस्त में इसीलिए विशेष रूप से हम लोग याद कर रहे हैं पिंगली वेंकैया को। देखिए, 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में जन्मे पिंगली वेंकैया, जो कि 19 साल की उम्र में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। कौन? पिंगली वेंकैया, ये याद रखना है। देखिए, इनका उम्र 19 साल में ही इन्होंने ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे। शुरुआत में वेंकैया ने केसरिया और हरे रंग के साथ जो है ध्वज बनाया था। जो तिरंगा ध्वज है, जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, रूप आकार दिया गया है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, केसरिया और हरा रंग इन्होंने बनाकर दिया, लेकिन बाद में बीच में एक चरखा और तीसरी रंग डाला गया, जिसका नाम है सफ़ेद। ये संशोधित किया गया। 1931 में कांग्रेस आधिकारिक रूप से ध्वज को अपना लिया, और जुलाई 1947 को तिरंगे को इसे वर्तमान रूप से अपना लिया गया संवैधानिक रूप से। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, तिरंगा जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, जो बनाने का जो काम किए हैं पिंगली वेंकैया। ये किस राज्य के रहने वाले थे? तो आंध्र प्रदेश के। इनका जन्म दिवस कब है? 2 अगस्त। इसीलिए हम लोग याद कर रहे हैं। और तिरंगा का जो बनाने का काम इन्होंने ही किया था, राष्ट्रीय ध्वज का। आइए हम लोग कुछ संवैधानिक अधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि संविधान के भाग जो है ये 3 में दर्शाया गया है कि मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपको पता होगा 12 से लेकर 35 तक, है ना। और जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद केवल 6 ही मौलिक अधिकार रह गए थे। उसमें से आप पहला देख पा रहे हैं, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचार 32 से 35। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये रहा आपका आज का, ये है सेकेंड क्वेश्चन। 2 जुलाई में कुल यूपीआई लेन देन का मूल्य क्या था, जो लगातार तीसरे महीने 20 लाख करोड़ रुपए से पार है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका 20.64 लाख करोड़ रुपए। ये है यूपीआई। आप गूगल पे से पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे से, भीम से, है ना, व्हाट्सएप से, अमेजोन से, या पेटीएम से यूपीआई आप यूज करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक पार हो गया, और ये लगातार जो है तीसरे महीने बढ़ते जा रहा है। यानी कि हर लोग जो है अब यूपीआई से लेन देन कर रहा है, और ये अच्छी बात है। यूपीआई से लेन देन लगातार तीसरे महीने भी जो है 20 लाख करोड़ रुपए पार हुआ है। यानी हर कोई जो है अब 20 लेन देन जो है यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, और ये घर बैठे कहीं से कोई सामान को आप ऑर्डर कर पा रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं कैशलेस। ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था की एक पहचान है, और एक अच्छी साबित हो रही है डिजिटल इंडिया। चलिए, आज का ये रहा थर्ड क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं। हाँ, चलिए तीसरा ये क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? और ये सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का 4था शहर बन गया है। आप बताइए, जयपुर, मुंबई, वाराणसी या सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये जो है श्रीनगर। सिंगापुर नहीं, सॉरी, जयपुर, मुंबई, वाराणसी और श्रीनगर। तो ये श्रीनगर
ये जो है खिताब इसे मिला है ऑनर। और ये देख पा रहे हैं शिल्प मतलब बनाने की जो कला है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं चटाई बना हुआ है या पक्षी बनाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो शिल्प के क्षेत्र में इसे पहचान मिला है श्रीनगर को। श्रीनगर तो आप सभी जान ही रहे, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। इसे शिल्प शहर के नाम से भी घोषित कर दिया गया है और इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ये प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह विश्व शिल्प परिषद के अध्यक्ष जिसका नाम है साद हानी अल कदीम द्वारा परिषद और अन्य प्रमुख व्यक्ति द्वारा उपस्थित है। और ये पहचान जो है श्रीनगर को मिला है। और इससे क्या होगा, यहाँ की जो पहचान शहर के प्रारंभिक शिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज का ये रहा आपका मज़ेदार क्वेश्चन, ये 4 देखिए आप। अब जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो एनसीईआरटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 6 से 8 क्लास तक के बच्चे को जो है बैग रहित दिन प्रस्तावित रखा है। यानी कि कुछ दिन ऐसे हैं जो आपके 6 से 8 क्लास तक के बच्चे हैं वो बिना बैग लिए स्कूल जाएंगे। क्या करेंगे, बिना बैग लिए स्कूल जाएंगे। तो आप सभी बताइए वो कौन कौन सा दिन है। तो आप देख पा रहे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 12 दिन। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, क्या होगा। 6 से 8 प्रतिवर्ष जो है बैग रहित दिन जो है घोषणा किया गया है, किसके द्वारा, तो ये किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा, मैं बता दे रहा हूँ, 10 दिन। कितने दिन होगा दोस्त, 10 दिन। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एनसीईआरटी जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए 10 जो है बैगलेस डे घोषित किया है। और ये इन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी के शैक्षणिक दबाव को कम करने और व्यवहारिक शिक्षा, क्या चीज़ दोस्त, व्यवहारिक शिक्षा और अनुभवों को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 दिन जो है बैगलेस डे घोषित किया गया है। इसमें क्या गतिविधियां होंगी बताइए, स्थानीय उद्योग, सांस्कृतिक प्रथाओं की खोज, सामुदायिक विशेषज्ञों की भागीदारी, क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा, लोगों को जगह जगह पर ले जाया जाएगा घुमाने के लिए, दिखाने के लिए। इसका जो है उद्देश्य है व्यवहारिक कौशल अर्जित करवाना, सामुदायिक समझ और अधिक छात्रों के भागीदारी को बढ़ावा देना। चलिए आज का ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए आप लोग, विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार निर्यात मूल्य में गिरावट के बावजूद 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान पर रहा है। तो आप लोग को बताना है, या चावल बेचने की बात हो, या मसाला बेचने की बात हो, या साग सब्जी, आलू, मक्का, चीनी निर्यात करने की बात हो, तो भारत जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है जो कि गिरावट दर्ज हुई है। तब भी भारत जो है 2023 का जो रिपोर्ट आया है उसमें अगर देखा जाए तो ये 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। और पहला स्थान यूरोपीय यूनियन का है ना, यूरोपीय यूनियन का है। आइए देखिए आप, भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान अपने जो है स्थिति को बरकरार रखी है। यानी को नुकसान होने के बाद जो है स्थिति जो है आपका बरकरार है। आप देख पा रहे हैं कि ये $55 मिलियन से घटकर जो है $51 मिलियन तक पहुंच गया है। भारत का जो व्यापार यानी कि घटा है, बढ़ा नहीं है। भारत में 2023 8वें स्थान पर वैश्विक कृषि निर्यात के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। केवल ब्राजील और यूरोप, आप देख पा रहे हैं ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड जो है कृषि निर्यात में वृद्धि देखी गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भू राजनीतिक मुद्दों जैसे गेहूँ, चावल, चीनी के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगने के कारण भारत के जो है आपका स्थिति जो है थोड़ा कमज़ोर हुआ है ना। हाँ, तो चलिए आप देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 6। तो चलिए आप देखिए क्या है। 6 जुलाई 2024 को जीएसटी संग्रह कितना बढ़ जाएगा, जो कि 10.3 की वृद्धि को दर्शाता है। यह 3 महीने का उच्चतम स्तर है। आप लोग को ये पता होगा 1.82 करोड़ रुपए जो है बढ़ने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और 2017 में लागू किया गया। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, वन नेशन वन टैक्स अब एक ही टैक्स के अंतर्गत में आ गया।
आप इस इमेज को आप देखिएगा ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले कितने प्रकार के टैक्स लगते थे। अब जो है बस एक ही टैक्स में सारा चीज़ों को समाहित कर दिया गया, या लग्जरियस टैक्स का बात हो, या इंटरटेनमेंट टैक्स का बात हो, या एक्साइज का हो, या CST का बात हो, या वैट का हो, या आपका लोकल टैक्स हो, एंट्री टैक्स हो, सारे टैक्स को हम लोग एक ही टैक्स में कर दिया गया GST। आइए GST जो है 1.82 लाख करोड़ रुपए बढ़ने का ये अनुमान किया गया है, जो कि अप्रैल में आपका 2.1 लाख करोड़ था और जून में 2024 में 174 था। अब इस तरह से दिन जो है हर महीने जो है हमारे GST का जो संग्रह है हमें दिन प्रतिदिन कलेक्शन बढ़ती जा रही है। आइए जो GST का जो दरें हैं 5, 12, 18, 28 आपको याद रखना है। यही 4 आपका स्लैब है और ये 4 स्लैब में ही सारे वस्तुओं को रखा गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। आज का ये क्वेश्चन नंबर ये 7 है। देखिए जो भूखमरी की ज़िंदगी जी रहा पाकिस्तान जो है, पिछले 40 वर्षों में पाकिस्तान ने जो IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बजट के रूप में कितना भुगतान किया है आप देख पा रहे हैं। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C जो है 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रुपए जो है IMF को भुगतान करने की बात कही है, जो कि ये 40 वर्षों के बाद। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ख़राब है, ये आप लोग को भी पता होगा। ये देख पा रहे हैं ये IMF के हेड हैं और ये आपका वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। IMF को जो है पाकिस्तान 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज भुगतान किया है, जो 40 वर्षों के बाद इस तरह का भुगतान किया है। सरकार ने संसद भवन के आर्थिक मामले के सीनेट के स्थायी समिति बैठक के दौरान ये खुलासा किया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC अमेरिका के पास है, अमेरिका में ना। चलिए अब यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक आदेश दिया है और उस आदेश के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है। देखिए अनुसूचित जाति जिसे आप लोग जानते हैं SC दलित, अनुसूचित जनजाति जिसे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, जो आदिवासी कहते हैं, उपवर्गों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ऐतिहासिक निर्णय क्या था। तो देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, राज्य सरकारी आरक्षण का प्रयोजनार्थक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपवर्गित करने का अधिकार नहीं है, ये तो गलत है। राज्य सरकार को राज्यों के प्रयोजनार्थक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उपवर्ग करने का अधिकार है। केवल केंद्र सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उपवर्ग कर सकती है, या अनुसूचित जनजाति और जाति का संवैधानिक उपवर्ग है। ये ऑप्शन नंबर B सही होगा। आप देख पा रहे हैं ये जो है ये राज्य सरकार भी कर सकती है। कौन? राज्य सरकार भी ये कर सकती है ना। और यही फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दिया गया है। ये रहा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिया गया है कि ये जो है आप देख पा रहे हैं कि किसी वर्ग के भीतर उपवर्ग एक संवैधानिक आवश्यकता है। ये केस किसने किया भाई? पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह जो है पंजाब राज्य के ये केस किया गया था, और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया कि अतिरिक्त कोटा SC और ST का उपवर्ग करने की अनुमति दी गई है। जैसे किसी उपवर्ग के 100% आरक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता, उपवर्गीय अनुभवजन अध्ययन पर आधारित होगा। आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे जो है 7 पीठ किसे ये निर्णय दिया गया है 6-1 के मत से, और ये जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि निहित समानता का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना है। यानी कि इस SC और ST में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे OBC में आपको देखने को मिलता है, और OBC में उपवर्ग है OBC 1, OBC 2, उसमें भी है क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, जो कुछ पैसे वाले हैं, जैसे 8 लाख के हर सालाना इनकम है उसे जो है क्रीमिलियर में रखा गया है, और जो 8 लाख सालाना से कम जिसका आय इनकम है उसे नॉन क्रीमिलियर में रखा गया है। इस तरह से OBC में बांटा गया है ताकि लोगों के जो उन्हीं लोग को जो आरक्षण मिल सके जिन्हें आरक्षण के सचमुच में हकदार हैं। इसलिए जो है इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। SC ST में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको
आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आरक्षण का भरपूर फायदा वही उठा रहे हैं और जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आप देख पा रहे हैं पीटी उषा का ये हमने फोटो लगा कर रखा है। देखिए पीटी उषा ने कितना मेडल सारा जीत कर रखी है। देखिए आप देख पा रहे हैं इधर भी इतना मेडल है, इधर भी इतना मेडल है। और एक केरल के रहने वाली है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है अभी पीटी उषा है और इससे पहले नरेंद्र बात्रा थे, नरेंद्र ध्रुव बात्रा। अब उनके जगह पे पीटी उषा को बनाया गया है। आइए हम देख लेते हैं कुछ इनके बारे में। अर्जुन अवार्ड जो है 1984 में ही दिया गया था। किन्हें? पीटी उषा का। पद्म श्री कब दिया गया? 1985 में दिया गया। वर्ल्ड ट्रॉफी फॉर बेस्ट एथलेटिक्स जो 85 एंड 86 में दिया गया। गोल्डन शूज बेस्ट एथलेटिक्स ऑफ एशिया, एशिया का गोल्डन शूज इन्हें मिला है, यानी कि क्या बोले हम सोने का जूता इन्हें मिला है 1986 में। अब देख पा रहे हैं। और वेटेरियन पिन अवार्ड जो है 2019 में इन्हें दिया गया है। और ये है आपका पीटी उषा। इनका पीटी उषा के फुल नाम आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ऑफलाइन क्लास में कितने बार बता चुका हूँ। पिला बुल्ला खांडी थके परमबिल्ला उषा एक भारतीय खेल प्रशासक और सेवानिवृत्त ट्रैकर और फील्ड एथलेटिक्स हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक इन्होंने जीता है, यानी कि 7 4 11 पदक इन्होंने जो है जीता है। एशियाई खेल में 4 गो स्वर्ण है, गोल्ड है और 7 गो आपका रजत है। 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया। हमने बताया है कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, वही 12 में से एक है आपका 2022 में नामित किया गया है राज्यसभा में। किन्हें? पीटी उषा को। दिसंबर 2022 में उषा की अपनी भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। इनका पुस्तक का नाम है गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। तो पुस्तक का भी नाम याद रखना है, द गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। ये देखिए आप ओलंपिक की अगर हम बात कर ले तो ओलंपिक में इस तरह के 5 छल्ले हैं और 5 छल्ले जो है 5 महाद्वीप के साथ साथ उन महाद्वीप को इंगित करता है। आइए ओलंपिक के ये आपका रिंग है। ओलंपिक लोगों में इनमें से 5 छल्ले हैं और उसके स्थान के चिन्ह होता है जो आयोजित किया जाता है, जैसे नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ओलंपिक के छल्लों का रंग क्रमशः है, आपको पता होना चाहिए। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं यूरोप का कैसा है? तो यूरोप का जो आपका कलर है वो आप देख पा रहे हैं। तो यूरोप का जो है नीला है, एशिया का पीला है, अफ्रीका का काला है, ओशियाना का हरा है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, और अमेरिका का लाल है। ये प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक लौह निरंतर का प्रतीक है। ओलंपिक में आप देखे होंगे लौह जलते हुए आग जो है ज्वाला, वो किसका? निरंतरता का ये प्रतीक है, कंटिन्यू। आज का रहा लास्ट क्वेश्चन जो 10 है। आइए बताइए किस मंत्रालय ने मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप संस्करण 4.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है। आप देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता मामले विभाग के आवश्यक वस्तुओं की दैनिक कीमत के निगरानी के लिए जिम्मेदार है। मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप संस्करण 4.0 से लॉन्च किया गया है। 1 अगस्त 2024 से 16 अतिरिक्त वस्तुओं को कवर करना है, जैसे इसके निगरानी किए जाने वाली वस्तुओं की कुल संख्या 38 हो गई है, जो CPI भार का लगभग 31% है। आपको पता होनी चाहिए कि ये पहल जो है मूल्य स्थिरता को स्थिर करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई जोड़ी गई वस्तुओं का नाम आप सभी जान लीजिए, बाजरा, जवार, रागी, है ना? देख पा रहे हैं बाजरा, जवार, रागी, सूजी, मैदा, बेसन, घी, मक्खन, बैगन, अंडा, काली मिर्च, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, केला शामिल किया गया है। इन सभी वस्तुओं को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे ये पता चलेगा कि कितना मूल्य में वृद्धि हो रही है और किस रेट से बिक रही है।
ये विभाग जो है 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 550 केंद्रों में मूल्य आंकड़ा का जो है आंकड़ा करता है। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, ये आप लोगों का क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लोगों को देना। हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया है और क्वेश्चन ऑफ द डे में हम वही क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को जो हमने आप सभी को पढ़ा रखा है। इसका उत्तर आप सभी को देना है कि राजस्थान में अग्निवीरों की सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, 5%, 7%, 10% या 15%। चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। अब फिर हम नए सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद, अच्छे से रहिए, बाय बाय।